एक ऐसी कंपनी इमेजिन करो जिसका कस्टमर अगर जेन्युइनली खुश हो जाए तो वो कस्टमर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। मतलब सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का रिवॉर्ड क्या है? कस्टमर की जरूरत परमानेंटली खत्म हो जाती है, रिपीट परचेज जीरो हो जाता है बाय डिजाइन। कोई भी बिजनेस स्कूल इसको दुनिया का वर्स्ट बिजनेस मॉडल बोलेगा, लेकिन इंडिया में ये मॉडल लगभग पिछले 30 साल से चल रहा है। 3.5 करोड़ लोग, ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा इसे यूज कर रही है। और नवंबर 2025 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था ये कंपनी अब अपना आईपीओ भी लेके आ रही है। द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज नो अदर देन शादी.com और उसके फाउंडर अनुपम मित्तल, जिसको तुम पहले से जानते होगे। शार्क टैंक का वो बंदा जो हर बिजनेस को जज करता है, कभी शार्प, कभी एरोगेंट, कभी दुनिया का सबसे ज्यादा ओपिनियटेड इन्वेस्टर जैसे दिखता है। लेकिन आज हम उसे जज करने वाले हैं कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेटा एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। आज इस वीडियो में हम 4 चीजें डिकोड करेंगे। पहला, इंडिया का 11 लाख करोड़ का शादी ऑब्सेशन जो पूरे इंडिया के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। सेकंड, शादी.com का वो बिजनेस मॉडल जो मैचेस नहीं बल्कि एंजाइटी बेचता है। तीसरा, अनुपम मित्तल का रियल इन्वेस्टर रिपोर्ट कार्ड। वो खुद क्लेम करते हैं कि उन्होंने 250 प्लस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आखिर ये जानेंगे क्या वो सच में एक अच्छे इन्वेस्टर है भी या नहीं। और चौथा, वो आईपीओ जो 2026 में ब्रांड और बैलेंस शीट दोनों को पहली बार पब्लिक के सामने लाने वाला है। बात करेंगे कैसे वो कंपनी 2.5x पे ज्यादा वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर भारत मैट्रिमोनियल। जो बंदा टीवी पे फाउंडर्स को ग्रिल करता है उनके नंबर्स के लिए, आज हम उसका नंबर चेक करने वाले हैं। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियंस की और उनके ऑब्सेशन की जो शादी से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें नंबर से बताऊं कि ये कितना बड़ा मार्केट है, तो अकॉर्डिंग टू जेफरीज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, अकॉर्डिंग टू देम इंडिया का जो वेडिंग मार्केट है उसका जो वैल्यूएशन है, टोटल इंडस्ट्री साइज है, वो लगभग 130 बिलियंस का है, यानी कि 11 लाख करोड़। अब ये नंबर एक्जैक्टली कितना बड़ा होता है इसको कॉन्टेक्स्ट से समझो। इंडिया अपनी पूरी डिफेंस फोर्स पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ मिला के पर साल लगभग 7 लाख करोड़ खर्च करता है। सो बेसिकली इंडियंस अपनी शादियों पे अपने देश के मिलिट्री बजट से ज्यादा खर्च करते हैं। और जेफरीज के हिसाब से कंजम्पशन कैटेगरी में ये सिर्फ एक चीज से छोटा है, खाना और ग्रोसरीज। बेसिकली राशन नंबर 1 है एंड शादी नंबर 2 पे है। शादियों का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इंडिया में हर साल लगभग 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती है। दुनिया की हर चौथी शादी में से एक इंडियन की होती है। अमेरिका की वेडिंग इंडस्ट्री का साइज है $70 बिलियन और हम उसके भी लगभग 2x है। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज दैट कि इंडिया में लोग अपने बच्चे की पूरी एजुकेशन से ज्यादा एक दिन एक शादी पे स्पेंड करते हैं। अर्बन इंडिया में वेडमी गुड की 2025 सर्वे में एवरेज वेडिंग बजट था 39.5 लाख रुपीस और सेम नंबर जयपुर में था 73 लाख रुपीस। और अगर तुम वंडर कर रहे हो कि यार इतना सारा पैसा एग्जैक्टली आता कहां से है, तो लोग लिटरली अपनी पूरी फैमिली सेविंग्स जो उन्होंने 10-15 साल में बचाई होती है वो एक शादी पे स्पेंड कर देते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग लोन्स लेते हैं, अपनी एफडीज तोड़ देते हैं, घर का गोल्ड बेच देते हैं जस्ट सो दैट दे कैन हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ मैरिज। और 1996 में जब इंडिया में इंटरनेट ठीक से आया भी नहीं था, एक बंदा बॉस्टन में बैठ के ये सब कुछ देख रहा था और उसने इस ऑब्सेशन में एक गैप देखा। बात है 1996-97 की। अनुपम मित्तल बॉस्टन में थे, अपना एमबीए कंप्लीट कर रहे थे। उनका करियर एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसी वक्त वो एक प्रॉब्लम नोटिस करते हैं, वो थी एनआरआईज की प्रॉब्लम। देखो इंडिया में ट्रेडिशनल मैच मेकिंग का पूरा सिस्टम लोकली डिपेंडेंट है। रिश्तेदार, कम्युनिटी, पंडित, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है। अगर कोई एनआरआई है तो उसकी शादी, उसका रिश्ता कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। अगर कोई भी लड़का इंडिया के बाहर है, बॉस्टन में या कोई भी और कंट्री में, तो उसका रिश्ता होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये वो टाइम है जब वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल वगैरह उतना अच्छे से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जितने भी पेरेंट्स थे उनके पास तो फिर भी एक रास्ता था कि संडे को जो भी न्यूज़पेपर होता था उसके अंदर जो मैट्रिमोनियल कॉलम होता था वहां पे अपना एडवर्टीजमेंट कर दे। लेकिन एनआरआईज के लिए प्रैक्टिकली कुछ सॉल्यूशन ही नहीं था। और यही गैप देख के अनुपम मित्तल ने एक वेबसाइट बनाई सगाई.com। लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि जो वर्ड है सगाई ये एक रीजनल वर्ड है, इसलिए उन्होंने फिर उसका नाम बदल के रख दिया शादी.com। रीजन एकदम सिंपल था, शादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब समझते थे। फिर ये 2000 में कंपनी फॉर्म हुई और फिर 2004 में पहला ऑफलाइन शादी सेंटर मुंबई में खुला। और इसी के चलते चलते 2011 तक 2 करोड़ यूजर्स ऑलरेडी एक्वायर हो चुके थे, जो पूरी श्रीलंका के पॉपुलेशन से ज्यादा था। यहाँ पे सबसे आयरॉनिक बात तो ये है कि जिस आदमी ने इंडिया को ऑनलाइन मैच मेकिंग बेची, उसने उस इंडियंस को बेची जो इंडिया छोड़ के ऑलरेडी जा चुके थे। लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने एक बात है, सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट या बिजनेस लोगों को एक्जैक्टली क्या बेचता है। और अगर तुम्हें लगता है कि इसका आंसर है मैचेस, तो आंसर है नहीं। यहाँ एक सेकंड रुकते हैं, क्योंकि इस
पूरी 11 लाख करोड़ इंडस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि 85% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। लैक्स ऑफ केटरर्स, डेकोरेटर्स एंड फोटोग्राफर्स आज भी डायरी और व्हाट्सएप पे चलते हैं। और वेडिंग बिजनेस में एक भूला हुआ फॉलोअप का मतलब है 2 से 3 लाख रुपए का सीधा नुकसान, क्योंकि जो भी कस्टमर होता है वो सीधा कॉम्पिटिटर के पास चले जाता है, वो वेट नहीं करता है क्योंकि उसकी शादी की डेट फिक्स्ड होती है। अनुपम मित्तल ने 1997 में एग्जैक्टली यही चीज किया। उन्होंने एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को एक सिस्टम में बदल दिया और आज एग्जैक्टली वही चीज कोई भी छोटा बिजनेसमैन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ओडू, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। ओडू का सीआरएम ऐप ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है। देखो, ओडू सिर्फ एक सीआरएम ऐप नहीं है, ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपना पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो। जिसके लिए ओडू पर आपको 45 प्लस एप्स मिल जाते हैं, जैसे कि इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, वेबसाइट क्रिएटर एंड मच मोर। और इनके सीआरएम ऐप के थ्रू आप हर इंक्वायरी को एक विजुअल पाइपलाइन में देख सकते हो। ईच अपॉर्चुनिटी अपीयर्स इन अ क्लीन कार्ड विद ऑल द की डिटेल्स दैट यू विल नीड, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रायोरिटी लेवल, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। इसी के साथ साथ द कैनमैन व्यू अरेंजेस एवरीथिंग बाय स्टेज, जहां ईच लीड इज शोन एज अ कार्ड और तुम सिंपली कार्ड ड्रैग करके उन्हें मूव कर सकते हो टू डिफरेंट स्टेजेस as you progress with each lead. It also provides you with the accurate and real-time sales data that makes sense. In fact, you can dive deeper into the data and see the revenue forecast, track team performance and build your own dashboard to focus on the insight that matter the most. इसी के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी मिलते हैं ताकि वो ऑर्डर्स सिर्फ इसलिए ना चले जाएं क्योंकि आप उसको रिप्लाई करना भूल गए या फॉलोअप लेना भूल गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओडू की पहली ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है और जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल हो जाए यू कैन मूव विद द फुल सूट अवेलेबल एट जस्ट 580 रुपीज पर मंथ पर यूजर। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके ग्रो करना चाहते हो तो आज ही ओडू को चेकआउट करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ये बिजनेस एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसके लिए तुम्हें एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। एक लड़की है प्रिया जो 28 साल की हो चुकी है और वो मुंबई में रहती है। फैमिली ग्रुप पे दिन में 3 बार शादी का टॉपिक आता है, रिलेटिव्स प्रेशर डालते हैं और बोलते हैं कि भाई लड़का ढूंढ। ऐसे में क्या होता है, प्रिया जाती है शादी.com पे और खुद की एक प्रोफाइल बनाती है एट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर ब्राउज करती है। कुछ इंटरेस्टिंग प्रोफाइल्स दिखती है लेकिन फुल डिटेल्स लॉक्ड रहती है, उनका कॉन्टैक्ट लॉक्ड रहता है। अगर वो सब एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्रीमियम लेना पड़ेगा। अब मान लो प्रिया सब्सक्रिप्शन ले भी लेती है 5-7 हजार रुपए देके, तो क्या होगा, मैसेजेस आने लगेंगे लेकिन रिस्पॉन्सेज तब भी स्लो होंगे, टॉप प्रोफाइल्स अभी भी लॉक्ड रहेगी और इसी के बाद प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट सजेशन भी रेडी है कि प्रीमियम प्लस ले लो क्योंकि आपको टॉप ऑफ द सर्चेस मिलेगी, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 10 से 12 हजार रुपए। अब मैं कंप्लीटली मानता हूँ कि 10-12 हजार रुपए एक सब्सक्रिप्शन का देना बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन तुम एक बार इसको प्रिया की फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करो। उसकी फैमिली ऑलरेडी 30 से 50 लाख रुपए रेडी है शादी में लगाने के लिए और उसके कंपैरिजन में 12,000 रुपए देना कुछ भी मायने नहीं रखता, ये बस एक राउंडिंग ऑफ एरर बन जाता है। अगर 10 से 12,000 रुपए देकर कोई भी पर्सन एक बेटर पार्टनर चूज कर सकता है तो जो भी फैमिलीज होती है, जो भी पर्सन होता है, वो खुशी खुशी 10 से 12,000 रुपए देने को रेडी हो जाता है। इसलिए ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शादी.com का जो भी प्राइसिंग है वो तुम्हारी सैलरी के अगेंस्ट डिजाइन नहीं किया गया है, वो तुम्हारी शादी के बजट के अगेंस्ट डिजाइन किया गया है और यूजुअली लोग उसी से उसके कंपेयर भी करते हैं। एंड व्हेन यू डू दैट, उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा छोटी लगने लग जाती है। इसी के साथ एक और बहुत बड़ी लेयर है, वो है पेरेंट्स। इंडिया में हजारों प्रोफाइल्स आज भी बेटा या बेटी ने नहीं बनाई है, पेरेंट्स ने उनके बिहाफ पे बनाई है। प्रोफाइल बच्चे का है, सब्सक्रिप्शन पापा ने या मम्मी ने ले रखा है और मोटिवेशन इसको पूरे घर वाले और रिलेटिव्स देते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखो तो उनका इंसेंटिव एग्जैक्टली क्या है, उनका इंसेंटिव तब तक बना रहेगा जब तक तुम सिंगल रहोगे। अगर तुम्हें एक बार मैच मिल गया तो उनका रेवेन्यू हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो उनका असली प्रोडक्ट ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच दिला दें, उनका मेन इंसेंटिव ये है कि तुम्हें एक एंजाइटी से रिलीफ दे दें, एक टेम्पररी रिलीफ कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं अपने लिए सही लड़का या अपने लिए सही लड़की ढूंढ रहा हूं। ये प्रूफ ऑफ एफर्ट, वो फीलिंग जो लड़के या लड़की को आती है जब वो अपनी मम्मी को बोलते हैं हाँ यार मैं एक्टिवली रिश्ता ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, वो पर्टिकुलर फीलिंग के लिए ही ये वेबसाइट आपसे चार्ज करती है। अब हम वापस चलते हैं अनुपम मित्तल पे और डिस्कस करते हैं क्या वो सच में एक अच्छे इन्वेस्टर हैं भी, जितना बड़ा और अच्छे से वो खुद को क्लेम करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड डेटा ऑफ 2024, अनुपम मित्तल दूसरे सबसे बड़े एक्टिव स्टार्टअप फाउंडर इन्वेस्टर हैं, कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर है उसके बाद। अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन उन्होंने लगभग 256 प्लस कंपनी से ज्यादा में इन्वेस्ट कर रखा है। उनके पोर्टफोलियो में 5 यूनिकॉर्न्स हैं और 32 कंफर्म्ड एग्जिट है। उन्होंने काफी बड़ी कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया था बिफोर दे बिकेम टू बिग, जैसे ओला, बिग बास्केट, रैपिडो एंड मोबीक्विक। पहला केस है ओला का। 2011 में अनुपम ने रफली 50 से 60 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे थे और अप्रोक्सीमेटली 2% इक्विटी। एक पॉइंट था जब ये अमाउंट ऑन पेपर लगभग 22 से 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे था। उन्होंने खुद कहा कि ओला उनकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहा है।
इसी के साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अनुपम ने ओला से तो पैसे कमाए लिए और फिर जब सेम स्पेस में रैपिडो फंडिंग ले रहा था तब उसके भी सीड राउंड्स में इन्वेस्ट किया और आज रैपिडो भी 2.3 बिलियन डॉलर्स पे वैल्यूड है। इसी के साथ साथ उनका एक और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था बिग बास्केट में, जिसके अंदर वो एक बहुत ही अर्ली इन्वेस्टर्स थे। फिर 2021 में टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया था 2 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे। अब एक्जैक्टली उनके पास कितनी इक्विटी थी या उनको कितना रिटर्न मिला ये सब डिस्क्लोज नहीं है, बट एज ही वाज अ अर्ली इन्वेस्टर उन्होंने वहां पे भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। बट इसी के साथ साथ अनुपम मित्तल ने खुद ने कहा है कि 60 से 70 कंपनीज जिसमें उन्होंने खुद ने इन्वेस्ट किया था वो भी बंद हो गई है, शट डाउन हो चुकी है विद जीरो रिटर्न्स। तो क्या इसका मतलब है कि वो अच्छे इन्वेस्टर नहीं है क्योंकि 70 कंपनीज बंद हो गई? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जितनी भी पूरी स्पेस है एंजल इन्वेस्टिंग की या प्राइवेट इक्विटी की, इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आप 100 कंपनीज पे बेट लो और 100 में से यूजुअली 60-70 हमेशा बंद हो जाती है। सिर्फ 1-2 कंपनीज होती है जो अच्छी चलती है, जो बची हुई 10-15 कंपनीज होती है वो बहुत मिड या एवरेज परफॉर्म करती है। लेकिन ये जो 1-2 कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म करती है, ये इतना अच्छा प्रॉफिट कमा के दे देती है कि ये 60 से 70 कंपनीज जो कंप्लीटली क्लोज हो गई उनके लॉस को एकदम नेग्लिजिबल बना देती है और तब भी पूरी प्राइवेट इक्विटी की जो इन्वेस्टिंग स्पेस है वो काफी प्रॉफिटेबल रहती है। अब ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में वो जेन्युइनली एक अच्छे इन्वेस्टर है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज अर्ली स्पॉट कर ली, रैपिडो, बिग बास्केट, ओला वगैरह ये सारी चीजें। तो हम फाइनली बात करते हैं क्या हमें उस शार्क अनुपम मित्तल की कंपनी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। अकॉर्डिंग टू डेटा shaadi.com ऑलरेडी आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर रही है और अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊं तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022 उनका जो रेवेन्यू था वो लगभग 261 करोड़ था और जो नेट लॉस था वो 13 करोड़ था और FY21 में कंपनी प्रॉफिटेबल थी बाय 8.5 करोड़ रुपीस। कोविड के बाद ओवरऑल मार्केट में एक डिप आया है। अब ऑन दी अदर हैंड अनुपम प्रॉफिटेबिलिटी क्लेम करते हैं इन द रीसेंट ईयर्स, लेकिन जो ऑडिटेड नंबर्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी प्राइवेट है। अब देखो इस कंपनी को 29 ईयर्स हो चुके हैं और इंडियन हाउस होल्ड में लिटरली इसका नाम हर किसी ने सुना होगा, स्पेशली थैंक्स टू शार्क टैंक इंडिया। जो ओवरऑल ब्रांड का रिकॉल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिटरली कोको कोला की लेवल पे। अगर आप किसी को भी बोलते हो shaadi.com तो एवरीवन ऑलरेडी नोस कि किसकी बात हो रही है, उसका फाउंडर कौन है। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या इस पर्टिकुलर स्पेस में कोई कंपटीशन है? तो आंसर है हाँ। ऑर्गेनाइज्ड मैच मेकिंग में आज के टाइम पे भारत मैट्रिमोनियल सबसे नंबर 1 पे है, जिनका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 60% है, shaadi.com का 30% है और जीवन साथी का 10% है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत मैट्रिमोनियल की पेरेंट कंपनी matrimony.com ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है जिनका रेवेन्यू 450 करोड़ है और प्रॉफिट 40 करोड़। ये डेटा कंप्लीटली ऑडिटेड है और हर किसी को अवेलेबल भी है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से shaadi.com आईपीओ के लिए प्रीलिमिनरी टॉक्स में है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन है रफली 2500 करोड़ का। तो फिर यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है यार, जो मार्केट लीडर है, जो प्रॉफिटेबल है, जो लिस्टेड है, जो ऑडिटेड है, लोग उसको वैल्यूएशन दे रहे हैं 1000 करोड़ का, और जो नंबर 2 प्लेयर है जिसके लेटेस्ट ऑडिटेड नंबर्स अभी तक पब्लिक भी नहीं है, कैसे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो वैल्यूएशन मिल जाए वो मिल जाए लगभग 2500 करोड़ का, लगभग 2.5 गुना ज्यादा फ्रॉम द टॉप लीडर्स। अगर मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊं तो ये है परसेप्शन का। अनुपम मित्तल को लोग पिछले 5 साल से, शार्क टैंक के पिछले 5 सीजन से लगातार हर रात देखते हुए आ रहे हैं और उनके दिमाग में ये चीज बनी हुई है कि यार अनुपम मित्तल एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अच्छे इन्वेस्टर है। अब ऑब्वियसली अगर इनकी कंपनी का आईपीओ आएगा तो ये कंपनी भी डेफिनेटली अच्छा करेगी और इसी वजह से कई बार जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ये बिना सोचे समझे, बिना कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे, बिना कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस करे बस पैसा डाल देते हैं और बाद में उससे लॉस हो जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि shaadi.com अच्छी नहीं है, shaadi.com जेन्युइनली एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। उन्होंने जियोग्राफी के बैरियर को तोड़ दिया और ट्रेडिशनल मैच मेकिंग को अपग्रेड कर दिया। लेकिन एक लाइन है जिसको मैं जेन्युइनली बहुत मानता हूं, विच सेज ग्रेट कंपनीज एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो और अगर तुम उसको खरीद लो तो तुम्हारा स्टॉक्स का प्रॉफिट ही हो। अगर कोई कंपनी जेन्युइनली अच्छा कर रही है लेकिन उसकी अगर वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा है तो तब भी उसको खरीदना सेंस नहीं बनाता है। सो अब इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। लेट मी नो कि अगर कल को shaadi.com का आईपीओ आता है तो आप क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। इसी के साथ साथ अगर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है, ग्रो करना है और एक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बनना है तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट ओडू। लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल चुका है, अभी कभी जाके चेकआउट करो। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।